हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको समझा, उसकी कैलकुलेशंस करना सीखा। रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको समझा, उसकी कैलकुलेशन की, और फिर आर्क कटी हुई कोई रिंग हो, है ना, कैसे भी हो, उसके हम लोगों ने सवाल बनाने सीखे। उसी श्रृंखला में एक दो सवाल आज हम कराते हैं जिससे कि कल की क्लास से आप कनेक्ट हो जाए, और फिर हम आज आगे का पढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया गया है और ये वायर इस प्रकार से ऐसे मुड़ा है और इस प्रकार चला गया है। ठीक है, ये बड़ा लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और आपसे पूछा जाए फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस, और ये जो पॉइंट है वो इस सेमी सर्कुलर हिस्से का सेंटर है। ठीक है, बिल्कुल। और आपसे बता दिया जाए कि इस सर्किल की जो रेडियस है, इस सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है, और इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो 2 एम्पियर का दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट वायर एंड सेमी सर्किल। आपसे पूछा जाए फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बड़े आराम से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रेट सेगमेंट है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा वाला वायर, उसके कारण इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। बच्चों, आपको याद होगा हमने इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और एंड पर अगर आप वायर के एंड पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। याद होगा आपको, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के एंड के बिल्कुल सामने ये पॉइंट P हमको मिलेगा। तो इस वायर के कारण, मान लीजिए इस वायर का नाम हम A, कोई भी वायर है ये, ठीक है, B और C एंड D, तो AB वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम B1 नाम दें, वो होने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई इनफाइनाइटली लेंथ का वायर है ऐसा ऐसा, और आप बीच में कहीं देखना चाहते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, लेकिन अगर आप एंड पर देख रहे हैं तो 4 पाई ए आधा होता है। म्यू नॉट की वैल्यू बताइए, 4 पाई 10 की पावर -7। इसमें करंट कितना दौड़ रहा है, 2 एम्पियर। 4 पाई इंटू ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये दूरी, और ये दूरी 1 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये इस सेमी सर्किल की रेडियस भी है, इसका मतलब ये 1 मीटर। 4 पाई से 4 पाई गया, क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। किस डायरेक्शन में? तो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर पकड़िए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, चलिए यहीं पे हम B2 भी निकाल लें। इस स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऐसा करंट जाएगा ऐसे घूम के, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ध्यान है ना आपको, इस वायर का ये एक सिरा है जिसके जस्ट सामने पॉइंट P होगा, है ना। वायर यहां से स्टार्ट हुआ C से, और D जो कि बहुत दूर पर कोई पॉइंट है, ये बहुत लंबा वायर है। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7, करंट इसमें 2 एम्पियर का दौड़ रहा है, 4 पाई, और ये दूरी 1 मीटर की है। 4 पाई से 4 पाई गया, 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। किधर? तो आप इस वायर को पकड़े, अंगूठा इधर भीतर, है ना। कैसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कर्व्ड फिंगर देखिए कैसे जा रहे हैं, भीतर इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड या पेपर। 2 इंटू 10 की पावर -7 इसके कारण, 2 इंटू 10 की पावर -7 इसके कारण। अब बचा सेमी सर्किल, तो इसके कारण देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो भी है। सेमी सर्किल के सेंटर पर एक पॉइंट P है ना। तो वैसे तो सर्किल का आपको याद होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। अगर पूरा सर्किल हो, पूरा का पूरा कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल, और उसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन चूंकि ये पूरा सर्किल नहीं है, आधा ही है, तो हमको एक फैक्टर जोड़ना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360, और थीटा की वैल्यू है कितना, एंगल है 180। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 2 से जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4r। चलिए वैल्यू रख दीजिए, 4 पाई 10 की पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। I 2 एम्पियर, 4r की वैल्यू 1,
4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 2 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला। किधर? तो रिंग में आपको बहुत आसानी से तरीका हमने बताया हुआ है कि आप रिंग में जिधर भी करंट हो उधर आप हाथ को फिराइएगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा भीतर। सीधा हाथ फिराइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा भीतर, ठीक है। तो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसके कारण भी भीतर, इसके कारण भी भीतर और इसके कारण भी भीतर, यानी तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे। 2 × 10 की पावर 7, 2 × 10 की पावर 7 तो हो जाएगा 4 × 10 की पावर 7 और इस पे ये जुड़ेगा 2 पाई × 10 की पावर 7। तो कुल मिला के जो भी रहेगा वो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, समझते रहिए सारे के सारे सवाल। आइए देखिए, एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर से ऐसे एक पूरा का पूरा डायमीटर पर ये स्ट्रेट वायर है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर, जो पी पॉइंट है, और ये 8 एम्पियर का करंट है। ऊपर चला गया 4 एम्पियर और नीचे चला गया 4 एम्पियर, ऐसे बढ़ जाएगा पैरेलल है तो, और ये 4 और 4 मिलके फिर से क्या हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस, जो भी पॉइंट का सेंटर। आप देखिए स्ट्रेट वायर के बिल्कुल सामने है तो इसके कारण तो कोई नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस स्ट्रेट वायर के बिल्कुल पीछे है वो पॉइंट, इसलिए इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा? इन जो आर्क हैं इनके कारण होगा। अच्छी बात है, क्योंकि करंट सेम है इन दोनों में और तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही आएगा दोनों का। अब किधर आएगा ये देखिए, ऊपर वाले के कारण नीचे आएगा, है ना। ऊपर वाले के कारण किधर आएगा? इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और नीचे वाले के कारण आएगा कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, बाहर की तरफ। क्योंकि दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आ रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे सवाल समझ आए होंगे कल की क्लास और आज की क्लास के। इन सभी क्लासेस में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ध्यान से सुनिए। जो क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके बोर्ड्स पे बहुत कम पूछे जाएंगे, ठीक है। कल की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चंस लगाए हैं बोर्ड्स में बहुत कम पूछे जाएंगे। जो बोर्ड्स पे पूछे जाते हैं आपको पूछ लिया जाएगा कि पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, डिराइव कीजिए कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालें। बायो सेवर्ट लॉ से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और 0 से 2 पाई r तक इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। और उसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल होगा। ऐसे कटे छटे ऐसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी सवाल हैं तो आपको आने चाहिए, इसलिए आपको सिखा दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज आपको भूलना नहीं है। चलिए, एक सवाल हो जाए फिर सीबीएसई बोर्ड का। एक रिंग लेटी हुई थी और एक रिंग खड़ी हुई थी। कितनी रिंग थी? 2 रिंग। दोनों रिंग कैसी थी? परपेंडिकुलर। एक रिंग लेटी हुई थी और एक रिंग खड़ी हुई थी। दोनों का सेंटर सेम था, दोनों का सेंटर सेम था। इसका भी सेंटर है ये, इसका भी सेंटर है ये। दोनों में करंट I दौड़ रहा था, दोनों में करंट I और I दौड़ रहा था। चलिए बताइए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, जो भी है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्योंकि 2 रिंग है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, तो एक एक करके सोचना है, ठीक है। बहुत आसानी से सवाल लग जाते हैं मैग्नेटिज्म के। ये जितने भी सवाल लग रहे हैं और आगे जितने भी लगाए जाएंगे सब आसान होंगे। बस समस्या ये है, अगर दिमाग में आप पूरा सवाल ले जाओगे तो दिमाग को दिक्कत में आ जाएगा। एक एक करके सॉल्व करेंगे, टुकड़े में बांट लेंगे सवाल को, है ना। स्ट्रेट वायर का टुकड़ा बांटते हैं, आर्क का अलग कर लेते हैं, स्ट्रेट वायर का अलग कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले सवाल में किया था। टुकड़ों में बांटने से आसान हो जाती है। लेटी हुई रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेटी हुई रिंग क्या होगा? μ0I/2r, आइडेंटिकल है, रेडियस रेडियस सब सेम है, तो आंसर क्या आएगा? μ0I/2r। सेंटर पे यही होता है। करंट कितना है? I। चलिए I, बहुत बढ़िया। किधर? हाथ फिर आइए रिंग के ऊपर, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट ऊपर, ऐसा ऊपर, तो ये हो जाएगा B ड्यू टू लेटी हुई कॉइल, ठीक है। अब B ड्यू टू खड़ी हुई कॉइल, B ड्यू टू
खड़ी हुई कॉइल का मतलब के फॉर खड़ी हुई। म्यू नॉट आई अपॉन 2r सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, परंतु किधर होगा, किधर होगा, देखिए ऐसा करंट जा रहा है इधर, हाथ फिराइए आप करंट की तरफ, इधर, ठीक है, आपको करंट की तरफ हाथ फिराना सीधा हाथ। तो ये आपको दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया बारी बारी से, ये लेटी हुई कॉइल के कारण ऐसा और ये खड़ी हुई कॉइल के कारण ऐसा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं और दोनों बराबर बराबर वेक्टर हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा आपका वेक्टर एडिशन के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो B नेट हो जाएगा, हम सब जानते हैं, लेट्स कॉल B एंड B, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो आंसर आएगा √B² + B², ठीक है। पाइथागोरस लगा दे आप, क्योंकि ये दोनों आपको पता है, B B, ये क्या होगा √2B, यानी √2 म्यू नॉट I अपॉन 2r टेस्ला। ओके, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, एक में करंट I था, एक में करंट √2 I था, मैंने दोनों में I ले लिया है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सीखते जाइए सारे सवाल, और सवाल सीखते सीखते कहीं ये ना हो जाए कि आप डेरिवेशन भूल जाएं, इसीलिए एक क्लास में हम लगभग 1-2 बार चाहते हैं कि उस चीज को रिवाइज कर लिया जाए, डेरिवेशन को भी रिवाइज किया जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डेरिवेशन जो है वो सीबीएसई के लिए कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अभी भी हैं लेकिन उतना नहीं है। सीबीएसई ने अपने पैटर्न चेंज किए हुए हैं, वो डेरिवेशन अब बहुत कम पूछती है, 10 से 15 नंबर के ही पूछे जाते हैं, 12-15 नंबर के, ज़्यादा नहीं। लेकिन एग्जामिनेशन को अगर दूर हम रखें तो भी डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता तो चले कि वो चीज़ कैसे आई है, ऐसे तो नहीं कोई फॉर्मूला याद करते फिरेगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लगाएंगे रिंग का एक और डेरिवेशन, ठीक है। एक और जगह पे हमें रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह है, और वो है हमारा रिंग के जो एक्सिस होती है उस पर कोई एक पॉइंट है। रिंग देखा ना आपने, ये रिंग है, करंट कैरिंग कॉइल, ये उसकी एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई उसकी एक्सिस, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग कॉइल के कारण, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा, आइए देखिए, तो क्या निकालना है हमको, करंट कैरिंग कॉइल के कारण एक्सियल पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। पहले तो हमको 2-3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपको ये अच्छे से दिख जाए कि है क्या। बच्चों ये हमारी रिंग है, ठीक है, जो कि वर्टिकली रखी हुई है, आप सबको पता है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और ये है, उसमें मान ले करंट की डायरेक्शन, और ये उसका सेंटर है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एक्सियल लाइन हो जाएगी। और मान ले लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये करंट की वैल्यू I मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं I, इसकी रेडियस मान ले A, ठीक है, और ये सेंटर से कितना दूरी पर है, ये डिस्टेंस R। सिंपल सी बात है, एक रिंग के सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P है, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये रिंग है, उसकी कहानी देख लीजिए, रेडियस A है और करंट I दौड़ रहा है। वैसे हकीकत में मैं पूरी रिंग नहीं बना सकता, क्योंकि ये रिंग आधी इस दीवार के पीछे होगी और आधी इस दीवार के आगे होगी, क्योंकि वर्टिकली खड़ी है। मैंने इस हिसाब से उसका डायग्राम बनाया है, देखिए इस तरह से, है ना। ये ऐसे दीवार से निकलेगी, ऐसे ऐसे करंट ऐसे बाहर आया, ऐसे करंट घूमा, ऐसे करंट घूमा, ऐसे करंट घूमा, और ऐसे इधर घुस गया, और फिर पीछे से घूम के आया ऐसा, और ये उसकी सेंटर है, और सेंटर से R दूरी पर पॉइंट P है। समझ रहे ना, 3 डायमेंशनल डायग्राम, बिल्कुल वहां हमने बना तो दिया है, लेकिन ये ज्यादा ठीक डायग्राम है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे, ऐसी रिंग है, आधी सेमी सर्किल हमको दिख रहा होगा, सेमी सर्किल उस दीवार के उधर दिखेगा, ठीक है, इस बोर्ड के अंदर चला गया। तो ऐसे करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे बनाई है, तो करंट यहां से ऐसे निकलेगा,
और ऐसे नीचे पुक घुस जाएगा, ऐसे निकलेगा पक और इधर घुस जाएगा पुक। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि आपको ये सिस्टम समझ में आया है कि रिंग हमने कैसे लिया है, तो अब आपको चीजें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि करंट यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे हम ऐसे डॉट बना सकते हैं, और रिंग ऐसे घूमी है सर्किल सर्किल सर्किल, और अंदर यहाँ से करंट घुस रहा है तो यहाँ पे हम क्रॉस बना सकते हैं। यहाँ से करंट निकला और ऐसे घुमा घुमा रिंग के साथ साथ, और ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड घुस गया नीचे, और फिर घूम के पीछे से आया होगा, फिर यहाँ से निकलेगा करंट और ऐसे 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 रिंग के साथ फिर इधर घुस जाएगा। समझ रहे हो ना, ये एक रिंग ही बनी है। ठीक है, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं हम, और ये उसका सेंटर है और ये r दूरी पर पॉइंट P है। ओके, नाउ अब हमको चूंकि इस पूरी रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अब पूरी रिंग का एक बार में तो हम पी पॉइंट पे नहीं निकाल सकते, और हम पहले भी बताए हुए हैं कि हम बायो-सैवर्ट लॉ का यूज करके पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है, किसी एक छोटे से टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड बायो-सैवर्ट लॉ से पता चल जाता है। मान लें हम इसके ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले, यहां पर देख रहे हैं कहां पर लिया है, यहां पर लिया है, और यहां पे अगर हम दिखाएं तो हमने यहीं पे लिया है ये बोर्ड से जस्ट बाहर निकलता हुआ, क्योंकि मैंने जस्ट ऊपर ले लिया ना करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, डीएल की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको बताए तो डीएल की डायरेक्शन ये हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, क्योंकि ऐसे करंट निकला है ऐसे घुस गया, तो यहाँ पर हमने ऊपर ही एलिमेंट लिया है कोई छोटा सा डीएल लेंथ का, तो डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ठीक है, चलिए इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें बायो-सैवर्ट लॉ बता देता है। आप किसी भी स्ट्रेट वायर का देखे होंगे डेरिवेशन, उसमें भी हमने एक डीएल लेंथ लिया होगा, फिर कहा होगा कि ऐसे डीएल 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 पूरे वायर में न जाने कितने होंगे, तो हमें सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों इसके इस लूप में भी ऐसे डीएल 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 बहुत सारे होंगे, उन सभी का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक का मैग्नेटिक फील्ड देखें बायो-सैवर्ट लॉ से। इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे मान लो ये दूरी S है, कितना होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बायो-सैवर्ट लॉ बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी डीएल से पॉइंट P की S मानी गई है। ठीक है, ओके। अब जरा थीटा बता सकते हैं आप, थीटा इस डीएल वेक्टर और s वेक्टर के बीच में एंगल है ना, डीएल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल ही यहाँ पे थीटा हुआ करता था बायो-सैवर्ट लॉ में। थीटा बता सकते हैं कि आप 90, यहाँ देख भले ना 90 रहा हो लेकिन 90 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट एलिमेंट डीएल की डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और एस वेक्टर इस बोर्ड के ऊपर बना है। ठीक है, यानी एस वेक्टर ये है और डीएल वेक्टर ये है, तो ये एंगल आप देख सकते हैं कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, साइन 90। तो dV क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल टीनी वीनी एलिमेंट इज v नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin 91 हो गया अपॉन s स्क्वायर। बहुत 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 आसान है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये dl जो है वो सबसे ऊपर लिया है, हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिया है रिंग पे, हाँ तो dl का s के साथ कैसे 90 हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। डॉट का मतलब करंट निकल रहा है, ऐसे घूम 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 के अंदर घुस जाएगा, फिर पीछे से घूम के आएगा। तो यहाँ पे बड़े आराम से समझ में आ जाता है, अगर करंट ऐसे बाहर निकल रहा है तो इसके साथ 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए इस डीवी की डायरेक्शन बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा डीवी। ठीक है, चलिए कैसे, इस डायरेक्शन में कैसे होगा, हर चीज का पता होना चाहिए ना, बिल्कुल। कि डीएल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इतना है, कैसे, बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ से हमें पता चल जाता है किसी भी छोटे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन जो भी है r स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है,
पोजीशन वेक्टर यहाँ पर s है। डायरेक्शन जरा थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये जो एलिमेंट होगा वो असल में इतना छोटा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट वायर की तरह है। किस तरह है? स्ट्रेट वायर की तरह है, जो कि परपेंडिकुलर इस बोर्ड से पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रहा है, छोटा सा एलिमेंट dl, और फिर वो पूरा वायर ऐसे घूम घूम के यहाँ पे परपेंडिकुलर भीतर घुस जाएगा। तो आप चूंकि यहाँ पर एलिमेंट स्ट्रेट है और करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आप स्ट्रेट वायर में ऐसे ही पकड़ते हैं ना, करंट की तरफ घुमा दीजिए, अगर ऐसा करंट बाहर की तरफ निकल रहा है डॉट इस तरह का, तो उसको पकड़ के आप घुमा दीजिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, इस डायरेक्शन में घूमते हुए, सर्कुलर, है ना, ऐसे। तो पॉइंट P तो इसका यहाँ पर है, थोड़ा तिरछे में है, बिल्कुल सामने में तो नहीं है। तो आप इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाइए पहले, क्योंकि पॉइंट P थोड़ा दूर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा आपको समझ आएगा, ऐसे घुमाना है, और पॉइंट P थोड़ा तिरछे में है, ऐसे। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल। देखिए वही डायरेक्शन है कि नहीं? देखिए वही डायरेक्शन आ रही है कि नहीं? ये है आपका S वेक्टर, देखिए, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो डीएल एलिमेंट है वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट का सर्कुलर बनाया और ऐसे करके खींच दिया। बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह हमें डायरेक्शन भी समझ आ गई। सिमिलरली हम एक और एलिमेंट लेंगे, ये दूरी r है, ठीक है, जो कि बिल्कुल जस्ट नीचे होगा और वो भी डीएल लेंथ का ही होगा, और उसका दूरी भी s ही होगी, क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिकल है, ये पूरी रिंग है, और इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड भी p पॉइंट पर इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन s स्क्वायर, सारी चीजें सेम है। लेंथ इसकी dl है और यहां से इस पॉइंट p की दूरी s है। बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, क्योंकि करंट इसमें भीतर की तरफ जाता हुआ है, ऐसे निकला ऐसे भीतर, ऐसे निकला ऐसे भीतर, ठीक है। तो ऐसे आप अंगूठा लेंगे और इसका सर्किल ऐसे घूमेगा, और चूंकि सर्किल इसका ऐसे घूमेगा इस डायरेक्शन में, तो आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। आप देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, इस तरह, ठीक है, ये देखिए S इस तरह, S इस तरह, ये डीएल एलिमेंट है जो कि भीतर की तरफ है, ठीक है, इसका डायरेक्शन भीतर की तरफ है, क्योंकि यहां से वायर ऐसे निकला और यहां ऐसे भीतर घुस गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डायरेक्शंस भी समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आराम से सारा कुछ समझ आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मेरे इस डायग्राम का उद्देश्य कंप्लीट हुआ। हम ऐसे मिटा सकता हूं। आइए देखिए, तो इस डीएल का मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इतना होगा बायो-सैवर्ट लॉ से, और इस डीएल का भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, ठीक है, बिल्कुल। डायरेक्शन आप देख रहे हैं कैसी है इस डीबी की। अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब जरा देखिए, डीवी का कॉस कंपोनेंट ऊपर आ गया, ये इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है ना तिरछा वाला, उसका कॉस कंपोनेंट इधर आ गया, डीबी कॉस थीटा, जबकि साइन कंपोनेंट इधर आ गया, डीबी साइन थीटा। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट का s दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड था dB, वो भी इतना ही था, दोनों सेम थे, और उसका cos कंपोनेंट इधर आ जाएगा, dB cos थीटा, थीटा के पास वाला cos होता है, और sin इधर आ जाएगा, dB sin थीटा। देखिए जरा मजेदार बात, इस मैग्नेटिक फील्ड का cos कंपोनेंट और इस मैग्नेटिक फील्ड का cos कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण से cos कंपोनेंट्स तो कट जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, परंतु साइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने के कारण से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कौन से कंपोनेंट जुड़ रहे हैं? साइन कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं? कॉस कंपोनेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको मिटा दूं, ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, इसे मिटा सकता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप इसको देखिए, यहां पर अगर हम कोई और लेंगे, इस डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका कॉस कंपोनेंट इस डीएल का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके कॉस कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया, साइन साइन जुड़ गए। ऐसे ही ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट थे, है ना, डायमीटर पे थे। ऐसे अगर मैं एक डीएल यहां पर लेता और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक यहां पर लेता, तो उसके भी
कॉस कॉस कट जाते और साइन साइन जुड़ जाते। ऐसे ही सिमिलरली एक डीएल में यहां पर लेता और एक डीएल इसके डायमेट्री का अपोजिट यहां पर लेता, इनके भी कॉस कॉस कट जाते और साइन साइन जुड़ जाते। सिमिलरली अगर मैं एक एलिमेंट यहां पर लेता दूसरा यहां लेता, ये भी डायमेट्रिकली अपोजिट ही है, तो इनके भी कॉस कॉस कट जाते, साइन साइन जुड़ जाते। अगर मैं एक डीएल यहां पर लेता दूसरा यहां पर लेता, ये भी डायमेट्रिकली अपोजिट ही है, इनके भी यहां पर कॉस कॉस कट जाते और साइन साइन जुड़ जाते। यानी यहां से लेकर यहां तक इसमें जितने भी डीएल 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 एलिमेंट आएंगे, उन सभी का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और उनके कॉस कॉस कंपोनेंट्स तो कैंसिल होते जा रहे हैं, जबकि साइन साइन कंपोनेंट जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कितने साइन कंपोनेंट होंगे? ढेर सारे डीएल हैं तो ढेर सारे साइन कंपोनेंट होंगे। तो कुल मिला के हमको लिखना पड़ेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डीवी साइन थीटा, आप इंटीग्रेट कर दीजिए इन सभी का, 0 से लेके 2 पाई a, ठीक है, रेडियस a थी। चलिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। मैंने साइन थीटा को इंटीग्रेट किया है क्योंकि साइन थीटा ही जुड़ रहा था, कॉस तो कैंसिल हो रहा है सबका, है ना। आइए देखिए जरा, dv की वैल्यू रख दीजिए μ0/4 पाई आइडियल अपॉन s स्क्वायर, आइडियल अपॉन s स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है? परपेंडिकुलर a और हाइपोटेन्यूस s। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर a हाइपोटेन्यूस s, तो a अपॉन s। इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके 2 पाई तक। सब कुछ बाहर निकालो जो भी कांस्टेंट है, μ0/4 पाई i s क्यूब a, μ0/4 पाई s क्यूब a, ये सब बाहर आ गया। केवल डीएल इंटीग्रेट हुआ और ये डीएल अगर इंटीग्रेट होगा 0 से 2 पाई a तक, तो आंसर क्या आएगा? μ0ia/4 पाई s क्यूब। ये डीएल 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 को आप अगर पूरे में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 पाई a, ठीक है। काट दे जो कट जाए, 2 पाई से कटेगा 2 बार, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो ये रहा आपके सामने नेट मैग्नेटिक फील्ड μ0 a, और a हो गया a स्क्वायर अपॉन 2 s क्यूब, ठीक है। s ये हाइपोटेन्यूस टाइप की है, आप देख सकते हैं एक बहुत सुंदर सी कोन बनेगी। इस रिंग का प्रत्येक पॉइंट अगर आप यहां से जोड़ेंगे तो एक बहुत सुंदर सी कोन बनेगी, है ना, क्योंकि और सारे के सारे ये s दूरी पर ही होंगे p पॉइंट से। चलिए, बहुत अच्छी बात। इस s को अगर हम चाहें तो s के टर्म्स में ही लिख रहे हैं, तो और आगे इसको बढ़ा सकते हैं एक स्टेप। इस s को हम लिख सकते हैं a और r के टर्म्स में, क्योंकि s कभी नहीं दिया जाता है, a और r ही दिया जाता है, रेडियस और ये सेंटर से दूरी। तो इस s की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं? √a² प्लस r स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस a² प्लस r स्क्वायर। तो वही लिख दीजिए, s क्यूब, s की जगह लिख दीजिए √a² प्लस r स्क्वायर। इस चीज का क्या है? क्यूब। चलिए, तो ये इस तरह हम लोगों ने पूरी रिंग के एक्सियल पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। और इसमें समझने लायक केवल एक ही बात थी, हम हर डेरिवेशन इस चैप्टर में एक ही लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएल, उस डीएल का यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन s स्क्वायर। साइन 90 रहता है, ये समझने वाली बात है क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है, नीचे ऐसे घुस रहा है, और फिर ये वाली जो ब्रांच है ये पीछे से घूम के आ रही है, वो बना दी है, ठीक है। मैंने यहाँ बनाई भी नहीं थी, तो केवल ऐसे आ रहा है, ऐसे घुस रहा है, तो इधर से परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है जो कि s के साथ 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने 90 रखा, फिर कहा कि भैया इसका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही इसके डायमेट्रिकली अपोजिट कोई एलिमेंट ले लें, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों के कॉस कॉस कंपोनेंट कट जाएंगे, साइन साइन जुड़ जाएंगे। और केवल इन्हीं दोनों के साइन नहीं जुड़े हैं, केवल इन्हीं दोनों के कॉस नहीं कटे हैं, आप कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट ले लेंगे, उन दोनों के कोई भी अगर आप लेंगे उनके कॉस कॉस कटेंगे, साइन साइन जुड़ेंगे, यानी साइन सबका जुड़ रहा है। तो हमने dv sin थीटा को इंटीग्रेट कर लिया। देखा आपने क्या किया था? dv sin थीटा को इंटीग्रेट कर लिया 0 से लेके पूरा का पूरा 2 पाई तक, और आंसर आपके साथ। इंटीग्रेशन भी इतना आसान था, सब कुछ बाहर निकाल लिया, केवल अंदर dl ही बचा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इसको रंगबाजी में ऐसे लिख लेते हैं, स्टाइल में, अंडर रूट को हटा के इसको लिख देते हैं 3/2, ठीक है। μ0 i a स्क्वायर अपॉन
2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। डेरिवेशन करने के बाद हमको ये हमेशा ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हमने जो फॉर्मूला याद रखा है उसमें a क्या है। a इज द रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द कॉइल, एंड r इज द सेंटर से पॉइंट p की दूरी, सेंटर से पॉइंट p की दूरी। ठीक है, नहीं तो कभी कभार तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, r को रेडियस मान लेता है। आप ध्यान दीजिए अपने डेरिवेशन करते समय क्या लिखा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए हम एक सवाल, कम से कम एक सवाल आज की क्लास में जरूर इससे रिलेटेड लगा लें, जिससे कि थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए। आइए देखिए, पहले तो हम इसके स्पेशल केस देख लें। अगर हम रिंग के बहुत दूरी पर पॉइंट P को लेते हैं, यानी बहुत दूरी पर इसका मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने की कोशिश करें, यानी R इज ग्रेटर 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 देन A, उसकी रेडियस से बहुत बड़ी दूरी है, तो ये फॉर्मूला कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा। इसमें आप नीचे A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि R के सामने A कुछ भी नहीं है, R बहुत बड़ा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस स्पेशल केस के लिए बहुत दूरी पर अगर पॉइंट P है तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2, a नेग्लेक्ट हो गया, जीरो कर दीजिए, r स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से ऐसे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल r क्यूब, म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा दूरी पर फ्रॉम द रिंग। ठीक है, बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, डायरेक्शन क्या थी अभी आपने देखा था, हमारे डेरिवेशन में हम लोगों ने करंट ऐसा लिया था और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे थे सारे के सारे ये वाले वेक्टर ऐड हो रहे थे, तो डायरेक्शन यही आएगी। और फिर अगर ये सेंटर की लाइन है, ये सेंटर से होती हुई लाइन जा रही है, तो आप सेंटर से होती हुई लाइन पर डायरेक्शन निकालने के लिए ज्यादा संकोच ना करिए, जो आपको बताया गया है आप उसको अप्लाई कीजिए, रिंग के ऊपर आप हाथ फिराइए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। कहीं भी रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या सेंटर की लाइन पर कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप ऐसे घुमाएंगे रिंग के ऊपर हाथ और अंगूठा जो है वो डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी रिंग ऐसे लेटी हुई है और ये करंट है, तो ऐसे हाथ घुमाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, यहाँ भी, चाहे कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी ऊपर ही होगा। ठीक है, सेंटर वाली पूरी लाइन में आसानी से समझ में आया। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए देखिए, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, रिंग की रेडियस फॉर एग्जांपल 1 मीटर, और इस रिंग से हम थोड़ा 2 मीटर की दूरी पर इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट इज म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और हमको पता है a हमारी रेडियस है और r की वैल्यू 2 मीटर है। रख दीजिए म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7, i कोई भी करंट मान लीजिए 2 एम्पियर, 2 रेडियस 1, उसका स्क्वायर 1 ही होगा, 2 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो गया। फाइनली इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं, 4 बाई 10 की पावर -7 अपॉन 5 की पावर 3/2 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में, करंट को घुमाइए, करंट की तरफ अपने हाथ को घुमाइए, डायरेक्शन मिल जाएगी इस डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आप अपने इस फार्मूले को चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के और इसको बस आंख मूंद के यूज कर रहे हैं, आप अपने फार्मूले को चेक कर सकते हैं। आपका ये a था और ये r था, है ना। अगर आप ये पॉइंट P दूर ले जाने के बजाय पास ले आए तो आपका r छोटा होने लगेगा, है ना, और आप इसको और पास ले आए और सेंटर पर पहुंचा दें, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट P पास में आएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो r की वैल्यू आप 0 रख के देखिए, b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2
ए स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2 हमारा वाला फॉर्मूला आना चाहिए। सेंटर पे पहुंच गया पॉइंट पी, हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये आना चाहिए, क्योंकि यही सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। चेक करके देख लेंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर कटा क्या बच गया यहाँ पे a क्यूब, और a क्यूब a स्क्वायर ने मार डाला, क्या बचा नीचे केवल a, और ये हमारे उस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस a थी इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन 2a ये आंसर है। ठीक है, तो ये इस पर हमको शक नहीं करना चाहिए, ये ठीक है और सही है। ओके, हम इस फॉर्मूले से इस सेंटर वाले फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। अपने पॉइंट P को पास में लेते आए तो r छोटा होता जाएगा, और जब सेंटर पे आ जाएगा तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें अगर आप r 0 पुट करेंगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छे से सही से पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए। थैंक यू।